हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का। हमने देखा कि हेल्थ क्या होता है, हेल्थ को कैसे डिफाइन किया जाता है, एक प्रॉपर हेल्दी पर्सन होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। हमने इम्यून सिस्टम के बारे में जाना कि हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जो कि डिजीजेस से, इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे पहली वैक्सीन जो है काउ पॉक्स के रिलेटेड जो है एडवर्ड जेनर ने प्रोड्यूस की थी, ये हमने देखा। और साथ ही में हमने एंटीजन एंटीबॉडी का कंसेप्ट समझा कि एंटीजन वो पार्टिकल होता है जो हमारे बॉडी में आता है और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और इसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कुछ केमिकल रिलीज करती है जिससे वो एंटीजन खत्म होता है, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखी। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी बेसिकली हमारे बॉडी में दो टाइप की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को ही इनबॉर्न इम्यूनिटी भी बोला जाता है। ये बेसिकली वो इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ हमारे बॉडी में होती है। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर ही वो इम्यूनिटी हमको देने में हेल्प करता है। तो हमारे बॉडी का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, जैसे हमारी स्किन बोल लो, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे बॉडी के कुछ सेल्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यानी बाहर से आने वाले कोई भी पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। तो इनका रिस्पॉन्स हमेशा सेम होता है। ठीक है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ इनका रिस्पॉन्स सेम होता है। सभी बैक्टीरिया, सभी वायरस के लिए सेम होता है। तो ऐसे ये जो इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ हमारे बॉडी में होते हैं, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना है कि जो हमें ये इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इन्नेट इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ, सिंस बर्थ। ठीक है, और ये इम्यूनिटी को हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। दूसरी इम्यूनिटी हम बोलते हैं दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडाप्टिव इम्यूनिटी। ऐसी इम्यूनिटी जो थ्रू आउट लाइफ हमको एक्सपीरियंसेस से मिलती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 साल के हुए, आपको कोई डिजीज हो गया, उस डिजीज के कारण आपको एक एक मेमोरी बन गई आपके बॉडी में, जिसके कारण आपको वो पर्टिकुलर डिजीज फिर से नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप 10 साल के हुए, आपको फॉर एग्जाम्पल जॉन्डिस हो गया। अब जॉन्डिस के बाद फिर एक बार अगर वो जॉन्डिस हो गया तो लाइफ टाइम आगे आगे वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि बॉडी में वो मेमोरी बन जाती है। कोई भी डिजीज एक बार बॉडी को हो जाता है, बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन से होने वाला कोई भी डिजीज एक बार हो जाता है, तो बॉडी उसकी मेमोरी बना के रख लेती है, जिससे आगे वो डिजीज फिर से नहीं हो सकता, वो इन्फेक्शन फिर से नहीं हो सकता। तो ऐसी सिंपल सी बात है कि एक डिजीज, एक इम्यूनिटी जो हमारे बॉडी में थ्रू आउट द लाइफ है, सिंस फ्रॉम द बर्थ, बचपन से लेके मरते दम तक जो इम्यूनिटी होती है उसको इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। और स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे धीरे धीरे हम लाइफ जीते जाते हैं, हमको एक्सपीरियंस आते जाते जाते, हमको नए नए डिजीजेस होते जाते हैं, हम नए नए वायरसेस को, बैक्टीरिया को एक्सपोज होते रहते हैं। तो ऐसे में उनके वजह से हमारे बॉडी में कुछ इम्यूनिटी प्रिपेयर होती है, बनती है नई नई। ठीक है, तो उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हमको मिलते रहती है थ्रू आउट द लाइफ, जिसके एक्सपीरियंस के कारण, नए नए डिसीजेस के कारण। तो उसको एडाप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इम्यूनिटी में, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में इन्नेट इम्यूनिटी। क्या है इन्नेट इम्यूनिटी? जैसे कि हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी इज द टाइप ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, इट इज शोइंग द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन दैट इज इंडिविजुअल पजेस बाय वर्च्यू ऑफ हिज और जेनेटिक मेकअप। तो जब किसी पर्सन को उसके जेनेटिक्स के कारण, यानी उसका बॉडी स्ट्रक्चर के कारण, जो भी उसके बॉडी स्ट्रक्चर है उसके कारण जो इम्यूनिटी मिलती है, उसको हम बोलते हैं दैट इज इन्नेट इम्यूनिटी या इनबॉर्न इम्यूनिटी। क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर किससे आ रहा है? जीन्स से, डीएनए से। तो जेनेटिक मेकअप के कारण जो भी इम्यूनिटी हमारे बॉडी में शो होती है उसको बोला जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। दिस इज इम्यूनिटी इज प्रेजेंट बाय बर्थ। इसको नेचुरल इनबॉर्न डिफेंस सिस्टम भी बोला जाता है। नेचुरल इनबॉर्न डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है कि ये नेचुरली प्रेजेंट है, बाय बर्थ प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क कर रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रायर कांटेक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट की वजह से इसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो इट इज नॉट डिपेंडेंट विद द प्रायर कांटेक्ट विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम बोलते हैं ये नॉन स्पेसिफिक होता है, इट इज नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड दिया है नॉन स्पेसिफिक, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और किसी तरीके के इम्यूनाइजेशन से ये अफेक्ट नहीं होता है। इम्यूनाइजेशन यानी वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है आगे हमको पता चलेगा ही। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं दैट इज इट इज कंप्राइजेस, इन्नेट इम्यूनिटी कंप्राइजेस द वेरियस टाइप्स ऑफ द बैरियर। तो इन्नेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जो शो हो रही है वो कुछ बैरियर्स के कारण हो रही है शो। मतलब हमको अगर किसी बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है बाय बर्थ, तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के कारण मिल रहा है जो स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में एज अ बैरियर का काम कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर घुसने ही नहीं दे रहे, आने ही नहीं दे रहे। तो ऐसे कुछ बैरियर्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ बैरियर्स के बारे में यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में हमारे। तो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हम बात करेंगे कुछ बैरियर्स के बारे में।
चलो, सो ऑल फाइन। सो बात करते हैं अभी कुछ बैरियर्स के बारे में। सबसे पहला बैरियर है यहाँ पे एपिथेलियल सरफेस। द फर्स्ट बैरियर इज एपिथेलियल सरफेस। इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस कवरिंग ऑफ द बॉडी प्रोटेक्ट्स कंसिडरेबली अगेंस्ट इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारी बॉडी में ये जो स्किन हमको दिख रही है या म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और रेक्टम में, ठीक है, रेक्टम जो एनस का पार्ट होता है, ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, एनस की म्यूकस मेम्ब्रेन, रेक्टस की म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन। तो ये जो स्किन है ये ऐसा प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्म कर रहा है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें एंटर नहीं कर सकता अनटिल ये रप्चर नहीं होती। तो अगर मैं इसमें कोई कट लगा लूं, ऐसा कोई कट लगा लूं स्किन में, चाकू से काट दूं यहाँ पे, तो ये स्किन रप्चर हो गई है। अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकता है अंदर, लेकिन ये जो स्किन है ये इंटैक्ट है और इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसके अलावा स्किन में स्वेट ग्लैंड होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। स्वेट ग्लैंड जो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती है, ऑयल और स्वेट, इनमें एंटी बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज होती है। मतलब बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज होना मतलब बैक्टीरिया को किल करने के लिए कुछ यहाँ पे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया स्वेट के कारण और ऑयल के कारण किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये स्किन हमारा कुछ ऐसा ऑर्गन है, इंटैक्ट ऑर्गन, जिससे कोई भी बैक्टीरिया वायरस को अंदर डायरेक्टली एंट्री नहीं मिलती। ये हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन होता है इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन भी बैक्टीरिया वायरस को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से अगेन हमको प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट द बैक्टीरिया वायरस या पैथोजन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसकी थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंटैक्ट स्किन एंड म्यूकस कवरिंग ऑफ द बॉडी प्रोटेक्ट्स द कंसिडरेबली अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमको अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए जो इनेट इम्यूनिटी में जो बैरियर है, सबसे पहला बैरियर वो है हमारा दैट इज स्किन एंड म्यूकस कवरिंग, ठीक है। तो स्किन के बारे में बात करते हैं। स्किन पजेस बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी। स्किन में बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटीज होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन द ड्राइंग स्वेट। तो जो हमारा स्वेट होता है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्ट का, जिसकी वजह से बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टीज आती है उसमें और ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेबेशियस सिक्रीशन एंड लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड हैव बैक्टीरियासाइडल एंड फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज। तो जो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं हमारे, सेबेशियस ग्लैंड यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, फेस पे ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो होते हैं इनमें जो ऑयल प्रोड्यूस होता है फैटी एसिड, उसमें भी हम देखते हैं कि फंगिसाइडल और बैक्टीरियासाइडल प्रॉपर्टीज होती है। फंजाई और बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे में कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस या कोई भी फंजाई हमारे बॉडी में इजीली डायरेक्टली एंट्री नहीं ले सकता बाय स्किन। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, म्यूकोसा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज सेवरल इनेट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस। तो म्यूकोसा जो मेम्ब्रेन होती है हमारा, फॉर एग्जांपल हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमने बोला, तो इसका जो इनर लाइनिंग होती है, ये इनर लाइनिंग ऊपर से नीचे से ये जो इनर लाइनिंग होती है ये म्यूकोसा से बनी होती है। दिस इज मेड अप ऑफ म्यूकोसा, ठीक है। और इसमें कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आता है तो ट्रैप हो जाता है, यहीं पे ट्रैप हो जाता है। फिर जब हम खांसते हैं, कफ करते हैं या छींकते हैं तो वो बैक्टीरिया वायरस बाहर निकल जाता है वापस से, ठीक है। तो ये ट्रैप करके रखता है उनको और अंदर जाने से रोकता है, बेसिक सी बात है। तो म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अंदरूनी जो लेयर है, अंदरूनी सतह है, उसके ऊपर म्यूकस सिक्रेट होता है, चिपचिपा सा फ्लूइड, और वो बैक्टीरिया को ऐसा जोड़ के रखता है, ट्रैप करके रखता है, और फिर बाहर जब निकलता है खांसी छींक तो उसके जरिए वो बाहर निकल जाता है वापस। सिंपल सी बात है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन हम देखते हैं दैट इज म्यूकोसा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैज सेवरल इनेट मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस। अब सेवरल मैकेनिज्म है मतलब क्या क्या है देखो। पहले तो नोज प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द लार्ज एक्सटेंट। तो नोज हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। जब हम सांस लेते हैं अंदर नोज से हवा जाती है और नोज के अंदर हेयर्स होते हैं, हेयर्स जो पहले तो डस्ट पार्टिकल को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहीं पे ट्रैप करते हैं और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वहीं से बाहर निकल आते हैं। तो सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन जो है एयर का वो नोज में ही हो जाता है, ठीक है। तो नोज एंट्री को प्रिवेंट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, डस्ट पार्टिकल की, ठीक है। द इनहेल पार्टिकल बीइंग अरेस्टेड थ्रू द हेयर्स एट और नियर द नेजल ओरिफिस। तो यहाँ पे वही बोला है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट पार्टिकल आते हैं वो हेयर से ही वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी हम बात करते हैं नेजल ओरिफिस, यानी नोज की जो ओपनिंग होती है उसी के पास वो रुक जाते हैं और वहीं से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। Those that pass beyond the head by mucous lining, the epithelium and the swept back to the pharynx, where they tend to swallowed or cuffed out. तो अगर कुछ पार्टिकल हमारे नोज से होते हुए अंदर भी चले जाते हैं तो वो फैरिंग्स में ट्रैप हो जाते हैं। टॉन्सिल्स नाम का एक बॉडीज होता है हमारे फैरिंग्स में, ठीक है। तो टॉन्सिल्स में ट्रैप हो जाते हैं वो, या म्यूकोस में ट्रैप हो जाते हैं, और जब हम खांसते हैं या सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो फिर से वो बाहर निकल आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कफ रिफ्लेक्स इज एन इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो कफ रिफ्लेक्स जो होता है जब हमको खांसी आती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है जिससे हमारे बॉडी के बाहर बहुत सारे पैथोजन वायरस जो भी अटके पड़े होते हैं वो निकल जाते हैं, ठीक है। द माउथ इज द कॉन्स्टेंटली बैथ इन सलाइवा which has the inhibitory effect on the microorganism। तो माउथ में हमेशा सलाइवा सिक्रीट होते रहता है, सलाइवा थूक जिसको हम बोलते हैं, हमेशा माउथ में सिक्रीट होते रहता है और उसमें अगेन बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज होती है। मतलब माउथ में भी अगर कोई वायरस कोई बैक्टीरिया आता है तो वो भी सर्वाइव नहीं कर सकता। बैक्टीरियोसाइडल प्रॉपर्टीज सलाइवा में भी होती है। एसिडिटी ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन इन द स्टमक डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे स्टमक में जब हम खाना खाए गलती से अगर बैक्टीरिया खाने के साथ स्टमक में भी चले जाता है तो स्टमक में एसिड होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड जिसको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये एसिड भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, सिंपल सी बात है। फ्लशिंग एक्शन ऑफ यूरिन एलिमिनेट्स द बैक्टीरिया फ्रॉम द यूरेथ्रा। तो यूरिन में बैक्टीरिया जो है वो फ्लश आउट हो जाता है। हमारे बॉडी में अगर कोई ब्लड में बैक्टीरिया वायरस है तो यूरिन के थ्रू भी वो बाहर निकल सकता है। और लास्ट में हम बोलते हैं स्पर्माइन एंड जिंक प्रेजेंट इन द सीमन आर एंटी बैक्टीरियल। मतलब हमारे सीमन यानी जो हम देखते हैं मेल इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है जिसमें स्पर्म होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में मेल ह्यूमन बीइंग जो स्पर्म रिलीज करता है या जो प्रोसेस में इजैकुलेशन में जो सीमन रिलीज होता है उस सीमन में भी हम देखते हैं एंटी बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटीज होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्पर्माइन एंड जिंक। ये क्वेश्चन आ सकता है MST-CT में कि सीमन में कौन सा एंटी बैक्टीरियल प्रेजेंट होता है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, तो स्पर्माइन एंड जिंक, ठीक है। इसके अलावा नॉलेज एनहांसर ये जो टेबल है इसमें भी दिया है हमारा कंजंक्टिवा जो होता है आई का, इट इज अगेन फ्री फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल ड्यू टू द फ्लशिंग एक्शन ऑफ द लैक्रिमल सिक्रीशन। तो हमारा जो आई का ये जो कंजंक्टिवा है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होता है हमेशा। क्यों? क्या कारण है इसका? क्योंकि हमेशा उसको बात करते रहता है, उसको गीला करते रहता है कौन? लैक्रिमल ग्लैंड का सिक्रीशन यानी आंसू। हमारे जो आंसू होते हैं वो इसको हमेशा गीला रखते हैं इस एरिया को, ठीक है, जिसके वजह से वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। क्योंकि आंसू जो होते हैं दैट इज लैक्रिमल सिक्रीशन जिसको हम बोल रहे हैं टीयर्स, उसमें लाइसोजाइम्स होती है। लाइसोजाइम्स आर द एंजाइम जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरियोसाइडल होती है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करने की काबिलियत रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला है द कंजंक्टिवा इज फ्री फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल। कंजंक्टिवा हमारे फॉरेन पार्टिकल से फ्री है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्लशिंग एक्शन ऑफ द लैक्रिमल सिक्रीशन। लैक्रिमल सिक्रीशन उसको फ्लश कर दे रहा है बाहर, ठीक है। आई बिकम ससेप्टिबल टू द इन्फेक्शन व्हेन लैक्रिमल सिक्रीशन इज एब्सेंट। जब लैक्रिमल सिक्रीशन ही नहीं होगा, जब आंसू ही प्रोड्यूस नहीं होंगे तो ऐसे टाइम पे हमारा जो आई का स्ट्रक्चर है या जो हमारा कंजंक्टिवा है बहुत ज्यादा ससेप्टिबल हो जाएगा किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आराम से ग्रो हो सकता है, ठीक है। टीयर्स कंटेन्स द एंटीबैक्टीरियासाइडल सब्सटेंसेस। तो टीयर्स में लाइसोजाइम्स होते हैं, ठीक है, हमने बोला लाइसोजाइम्स, ठीक है, जो कि सबसे पहले फ्लेमिंग ने बताया था ये। एंड इट इज थर्मोलेबाइल, मतलब टेम्परेचर के लिए लेबाइल होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा भी हो तो ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। बेसिक प्रोटीन होते हैं विच एक्ट एज अ म्यूरामाइडेज। म्यूरामाइडेज यानी जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है म्यूरामिक एसिड से बनी हुई, उसको ये ब्रेक करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा लाइसोजाइम इज एक्टिव अगेंस्ट द सम पैथोजेनिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो मेनली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है म्यूरामाइडेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस के आगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे एपिथेलियल सर्फेसेस है, एपिथेलियल सरफेस यानी है जो आउटर लाइनिंग होती है किसी भी चीज की, स्किन हो गया, नोज की आउटर लाइनिंग हो गया, स्किन की आउटर लाइनिंग हो गया, म्यूकोसा ये आउटर लाइनिंग है हमारी इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सारी आउटर लाइनिंग्स क्या क्या चीजें हमको बैरियर प्रोवाइड करती है, किन किन चीजों से ये एंट्री को प्रोहिबिट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन द ब्लड एंड द टिश्यू। टिश्यू और ब्लड में कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लड में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम वर्क करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिसमें 30 से भी ज्यादा सीरम प्रोटीन होते हैं। ब्लड प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं और यहाँ पे 30 से भी ज्यादा सीरम प्रोटीन हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? जिसमें हमारी बॉडी में बहुत जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन आता है तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिव हो जाता है और इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, सूजन कॉज हो जाती है बॉडी में अलग अलग जगह, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है? इट कंटेन्स मोर देन 30 सीरम प्रोटीन जो कि जनरली इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, ठीक है, जनरली इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। तो कब एक्टिव होंगे? इट विल बिकम एक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो जब भी हमारे बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई पैथोजन एंटर करेगा तो ऐसे में ये हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा एंड कॉम्प्लीमेंट कैस्केड को रेगुलेट करेगा।
कॉम्प्लीमेंट कैस्केड क्या होता है, 30 सीरम, ये जो प्रोटीन है 30 प्रोटीन, तो ये प्रोटीन वन बाय वन एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। पहला प्रोटीन दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करेगा, तीसरा चौथे को एक्टिवेट करेगा, चौथा पांचवे को एक्टिवेट करेगा। तो ये चेन जो है, प्रोटीन के एक्टिवेशन की चेन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कैस्केड रिएक्शन बोलते हैं। तो कैस्केड रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरफेरॉन्स। ठीक है, इंटरफेरॉन्स एंड साइटोकाइनिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि रिलीज होते हैं हमारे कुछ वायरली इन्फेक्टेड सेल से। तो हमारे बॉडी में अगर कोई एक सेल है जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, तो वो इंटरफेरॉन नाम का केमिकल सिक्रीट करता है और आजू बाजू के सारे सेल को सिग्नल दे देता है कि भाई वायरस आ चुका है, तुम सतर्क हो जाओ, मैं तो गया लेकिन तुम सतर्क हो जाओ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम एक बनाते हैं, कुछ टिश्यू है ये जो कुछ सेल से बना है, तो दीज आर सम सेल्स जिससे ये टिश्यू बना है। इसमें एक सेल वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें हम बोल रहे हैं ये एक सेल वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, दिस सेल बिकम इन्फेक्टेड बाय द वायरसेस। तो ये सेल बाकी के सेल्स को सिग्नल देगा, केमिकल सिग्नल देगा इंटरफेरॉन्स के जरिए। ये बाकी के सेल्स को सिग्नल देगा कि भाई मैं तो इन्फेक्ट हो चुका हूँ, मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन बाकी के सेल को सिग्नल देगा कि वायरस ने हमला बोल दिया है, नाउ यू हैव टू बी अवेयर। ठीक है, तो बाकी के सेल जल्दी से अपना कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं और वायरस को, बैक्टीरिया को, जो भी हमारे बॉडी में इन्वेड कर रहा है, उसको मारने में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे तो इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरफेरॉन्स और साइटोकाइनिन प्रोड्यूस होते हैं, जो कि वायरली इन्फेक्टेड सेल होते हैं बॉडी में, वो प्रोड्यूस करते हैं और आजू बाजू के नेबरिंग सेल को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद करते हैं सेल्यूलर फैक्टर की बात। सेल्यूलर फैक्टर जो कि अगेन इनेट इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सीधा सीधा खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे सेल को हम फैगोसाइटिक सेल्स बोलते हैं। फैगोसाइटिक सेल क्या होते हैं, बड़े प्यार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऐसा लेते हैं, एंगल्फ करते हैं, खा पी के पचा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने माइक्रोफेजेस का नाम अगर सुना होगा, तो माइक्रोफेजेस हम देखते हैं कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, इनके कॉन्टेक्ट में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस आता है तो ये अपना शेप जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये अपना शेप चेंज कर देंगे, यहाँ से इनका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और शेप चेंज होने के बाद ये वायरस या बैक्टीरिया इसको अंदर ले लेंगे। अंदर लेने के बाद इसको खा पी के, यहाँ पे खा पी के, पचा के बाहर रिलीज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का एक्शन होता है इनका। दैट इज, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले ऐसा फैगोसाइटोसिस करके पूरा एंगल्फ कर लेंगे, खा पी के पचा के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो फैगोसाइटिक सेल जो है वो इंजेस्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डिस्ट्रॉय करते हैं। दे फैगोसाइटिक सेल विच आर इंजेस्ट एंड डिस्ट्रॉयज देम। ठीक है, फैगोसाइटिक सेल डिस्कवर्ड बाय मेचिनकॉफ। तो मेचिनकॉफ नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था इन 1882 में। ठीक है, एंड आर ग्रुप्ड एज अ माइक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस। तो ये दो सेल टाइप में इसको ग्रुप किया था, माइक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस जो छोटे सेल को किल करेंगे, मैक्रोफेजेस जो बड़े सेल्स को किल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे बॉडी में एक नेचुरल किलर सेल का भी एक क्लास होता है, जिसको लिम्फोसाइट्स हम बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, जो डायरेक्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेचुरल किलर सेल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली किल करते हैं। ठीक है, इसके अलावा फीवर की अगर हम बात करते हैं, हमारी बॉडी में जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आता है तो बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है। ठीक है, यानी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से दो चीजें होती है। एक चीज तो ये होती है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वो बैक्टीरिया या वायरस वो सर्वाइव नहीं कर पाता हमारे बॉडी में, क्योंकि टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा चले गया है, 40 डिग्री तक। ठीक है, तो ऐसे में वो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए दिक्कत होती है, पहली चीज। ठीक है, और दूसरी चीज हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी की एक्टिविटी स्पीड अप हो जाती है। अगर हम कोई भी रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दे तो एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, और एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है तो इससे प्रोसेसेस बढ़ती है, प्रोसेसेस स्पीड अप होती है, फास्ट होती है, जिससे हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन फास्ट होता है, सेल का प्रोडक्शन फास्ट होता है, इम्यून रिस्पॉन्स फास्ट होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जितना भी ओवरऑल प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है। तो फीवर जब भी हमारे बॉडी में आता है, इट इंक्रीजेस द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, जिसकी वजह से नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म में इंक्रीज, बढ़ोतरी होती है। ठीक है, इट हेल्प्स टू एक्सेलरेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ये हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन एंड हेल्प्स इन द रिकवरी फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन। तो ये हमारे इंटरफेरॉन प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और साथ ही में वायरल इन्फेक्शन को जो है वो कंट्रोल करने में हेल्प करता है। और लास्ट में हम बात करते हैं कुछ एक्यूट फेज प्रोटीन के बारे में। तो एक्यूट फेज प्रोटीन क्या होते हैं? इट इज अगेन द इन्फेक्शन ऑन इंजुरी टेंड्स टू अ सडन इंक्रीज इन द
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्टन प्लाज्मा प्रोटीन। तो जब भी हमको कोई इन्फेक्शन या इंजुरी होती है तो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन सडनली हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं। तो इनमें से कुछ प्रोटीन है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होते हैं? बेसिकली ये हमारे बॉडी में लीवर के द्वारा सिक्रीट होते हैं और ये हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कॉज करते हैं और ये हमारे बॉडी की एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देते हैं, जिनकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली हमारा इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होते हैं मैनोस बाइंडिंग प्रोटीन, ये हम देखते हैं ये भी सी रिएक्टिव प्रोटीन के जैसे ही होते हैं। ये भी लीवर सेल से ही प्रोड्यूस होते हैं और ये हम देखते हैं ड्रग्स के साथ इनकी बाइंडिंग होती है। इसके अलावा अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये प्रोटीन भी ड्रग्स के साथ बाइंडिंग करते हैं और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करते हैं। लास्ट में हम बात करते हैं सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन। सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन ये जो है अगेन सैप जिसको बोला जाता है, सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन सैप। ठीक है, ये अगेन हम देखते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन का ही एक टाइप है जो कि अगेन इन्फ्लेमेशन कॉज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो प्रोटीन्स है एक्यूट फेज प्रोटीन्स, ये जितने भी प्रोटीन्स है दीज आर बिलीव टू एनहांस द होस्ट रेजिस्टेंस, ये हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा माना जाता है। प्रिवेंट टिश्यू इंजुरी, ये टिश्यू इंजुरी को प्रिवेंट करते हैं, हमारे सेल्स को डीजनरेट होने से रोकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमला करने से रोकते हैं। प्रमोट्स रिपेयर एंड इन्फ्लेमेटरी रीजन, तो ये रिपेयर को प्रमोट करते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है कि उस एरिया में जहां पे सूजन हुई है वहां पे रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो इन्फ्लेमेशन और रिपेयरिंग को ये प्रमोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो टॉपिक है दैट इज इनेट इम्यूनिटी का, वो भी कंप्लीट कर लिया है। इनेट इम्यूनिटी जो कि हमारे बॉडी में इनबॉर्न बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है, कुछ फिजिकल बैरियर्स की वजह से आती है, जैसे एपिथेलियल टिश्यू लाइक स्किन, लाइक म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसमें नोज हमने पढ़ा, म्यूकोजल एपिथेलियम पढ़ा, फेरिंग्स पढ़ा, कफिंग रिफ्लेक्स पढ़ा। ठीक है, माउथ में सलाइवा पढ़ा, आईज में टीयर्स के बारे में पढ़ा। तो ये सारे हमारे एपिथेलियल सिक्रीशंस है जो कि हमारे बॉडी में एज अ बैरियर वर्क करते हैं और किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंट्री लेने से रोकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में हमने इसमें बात की। तीसरा हमने यहाँ पे बात की दैट इज सेल्यूलर फैक्टर्स, जैसे कि फैगोसाइट्स के बारे में। चौथा हमने फीवर के बारे में बात की कि फीवर टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रहने की जो टेम्परेचर उनको चाहिए वो नहीं मिलता पहले तो, और दूसरी चीजें हमारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एक्सेलरेट हो जाती है। चौथा हमने एक्यूट फेज प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा, जो प्रोटीन्स हमारे इम्यून एक्टिविटी को यानी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर भी आपको जो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।